बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स जो है फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आर्टिकल को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। उससे रिलेटेड हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, उसकी क्या चीज़ मालूम हो तो हम कौन सी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ हमने लर्न की है। फिर हमने इससे रिलेटेड अरिथमेटिक मीन को लर्न किया है 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। फिर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीरीज़ कैसे बनाते हैं और फिर सीरीज़ बन जाए तो फिर सम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में 6.4 एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट 6.5 एक्सरसाइज है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की वर्ड प्रॉब्लम टाइप एक्सरसाइज है। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन हैं जो कभी कभी एकेडमी वगैरह के टेस्ट में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ चुके हैं, तो हम सिर्फ वही इसमें से फोकस करेंगे। तो आप वो नोट कर लें, 202 पेज एक्सरसाइज 6.5, 202 पेज एक्सरसाइज 6.5। तो स्टूडेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने नोट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड 8 आपने ये वाले क्वेश्चंस जो है वो इसमें से फोकस करें। बाकी अगर टाइम मिल जाए तो आप उनको यूनिक नोट्स हेल्प लेके कर सकते हैं, नहीं भी टाइम मिले तो आपने ये ज़रूर क्वेश्चंस इसमें से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो मैं इनको ही रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं जो है वो आज कंप्लीट करवाऊँगा 6.5 एक्सरसाइज में से। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ये वही 4 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी लिखे थे, जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस, मीन और सम से रिलेटेड है। फर्स्ट फार्मूला जो है वो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फिर अरिथमेटिक मीन का है, फिर सम का फाइंड करने का फार्मूला इफ वी नो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, और फिर सेकंड भी सम का फार्मूला इफ वी नो द फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस। तो हम ये 4 फार्मूलाज की हेल्प से ही 6.5 एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आपने उससे सीक्वेंस बनानी है और फिर जो भी रिक्वायर्ड टर्म होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.5 एक्सरसाइज, पेज 202, पेज 202। A man deposits in a bank ₹10 in the first month, यानी पहले महीने एक आदमी ने 10 रुपये जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाए, जमा करवाए। ₹15 इन द सेकेंड मंथ, और 15 रुपीज़ उसने सेकेंड मंथ में सबमिट वो बैंक में जो है डिपॉजिट करवाए। ₹20 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द 9th मंथ। तो 9 मंथ के बाद जो है वो टोटल कितने पैसे बैंक में जमा करवा चुका होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इट्स वेरी क्लियर, सीक्वेंस जो हमारे पास क्या बन रही है कि फर्स्ट मंथ 10 रुपीज़ जमा करवाए, कॉमा, सेकेंड मंथ जो है वो 15 रुपीज़ जमा करवाए, कॉमा, नेक्स्ट मंथ जो है वो 20 रुपीज़ जमा करवा दिए, कॉमा, सो ऑन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फाइंड हाउ मच ही विल डिपॉजिट इन द बैंक बाय द 9th मंथ। हमने बताना है कि 9 मंथ के बाद टोटल कितने पैसे जमा करवाए होंगे, यानी हमें A9 तक इस सीक्वेंस का सम करना है और ये सीक्वेंस आपकी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर स्टूडेंट? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें इसको सीरीज में शिफ्ट कर लें। सीरीज में अगर आप शिफ्ट करेंगे तो सीरीज फॉर्म इज 10 + 15 + 20 + so on + A9। सो ये आपकी अरिथमेटिक सीरीज बन गई है। हमें बताना है कि इस सीरीज की 9 टर्म्स को ऐड करके टोटल आंसर कितना आया था, ये हमें चेक करना है। तो इस सीरीज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट टर्म इज 10, डिफरेंस इज 15 - 10 एंड दैट इज 5, टोटल टर्म्स 9 है एंड वी नीड टू फाइंड S9। S9 स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सो वी नो दैट Sn = n/2। अब इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है,
लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि 9th टर्म तक जाना है, तो इसलिए फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस रिक्वायर्ड है। सो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, अप्लाई वैल्यूज, n इज 9 तो s9 इज इक्वल टू 9/2, 2a1 इज 10 प्लस 9-1 इंटू डी इज 5, so 9/2 20 plus 8 into 5, so 9/2 into 20 plus 40, 9/2 into 60, 2 से कैंसिल कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 30, so 270, so S9 is 270, तो आफ्टर 9 मंथ वो 270 रुपीज़ जो है वो बैंक में जमा करवा चुका होगा। इट्स इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.5 एक्सरसाइज में, ये आपको आना चाहिए। सिंपल आइडिया कि जस्ट सीक्वेंस बनाएं, उसकी 9 टर्म तक का सम करके आपको बताना है, तो यूजिंग दिस टेक्निक आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। शाबाश, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स और हैंड इज एट 1। जब और हैंड जो है वो 1 पे है तो जो क्लॉक है वो एक दफ़ा स्ट्राइक करता है, साउंड क्रिएट करता है। ट्वाइस, 2 दफ़ा साउंड क्रिएट करता है। व्हेन इट इज़ एट 2, जब उसकी और हैंड 2 पे आ जाती है। एंड सो ऑन, इस तरह आगे कंटिन्यू रहता है। तो सीक्वेंस इज 1 टाइम स्ट्राइक जब वो और हैंड 1 पे है, 2 टाइम स्ट्राइक जब और हैंड 2 पे है, 3 टाइम स्ट्राइक जब और हैंड 3 पे है, सो ऑन 12 टाइम स्ट्राइक व्हेन द और हैंड इज एट 12। तो एक क्लॉक में 12 से आगे तो नंबर हो नहीं सकते, इसलिए इसमें यहाँ तक ही हम आएंगे। क्लियर हो गया। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स। जब 12 आवर कंप्लीट हो जाएंगे तो जो है वो कितनी दफ़ा जो है ये स्टोन्स जो क्लॉक है वो स्ट्राइक कर चुका होगा। हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर। 12 आवर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये कितनी दफ़ा स्ट्राइक कर चुका होगा। एक दफ़ा 1 पे आए तो एक दफ़ा स्ट्राइक करता है, 2 पे आए तो 2 दफ़ा स्ट्राइक करता है, 3 पे आए तो 3 दफ़ा स्ट्राइक करता है। तो 12 और जब कंप्लीट होगा तो टोटल स्ट्राइक्स कितनी दफ़ा हो जाएंगी हमें ये बताना है, यानी सम इज अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू द सम। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिली, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो फर्स्ट टर्म इज 1, डिफरेंस इज 2 - 1 1, n is 12 and we need to find S12 यानी sum of 12 terms. Clear student? Again use this formula. We know that Sn is equal to n/2. आप apply values. S12 is equal to 12/2. 2a1 is 1 plus 12 - 1 into d is also 1. So S12 is equal to 6 into 2 plus 11. S12 is equal to 6 into 13. 78। तो 78 टाइम्स जो है वो स्ट्राइक करेगा आफ्टर 12 आवर्स। 1 टाइम 1 हो गया, 2 टाइम 2 हो गया, तो दोनों का इकट्ठा 3 टोटल स्ट्राइक्स होगी। 3 टाइम जब 3 आवर्स 3 पे और हैंड है तो 3 दफ़ा स्ट्राइक होगा, तो 2 और 1 3 और 3 6 हो गया। इस तरह 12 आवर जब कंप्लीट हो गए तो 78 टाइम्स जो है वो क्लॉक स्ट्राइक करेगा आफ्टर 12 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ये बताना था। इट्स वेरी इजी, शाबाश, इसको भी नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, बहरहाल शॉर्ट की सेंस में ही ज़्यादातर आने के चांस होते हैं। सो अ स्टूडेंट सेव 12 रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, यानी एक वीक गुजरता है तो स्टूडेंट जो है वो 12 रुपीज़ सेव कर लेता है। तो आफ्टर फर्स्ट वीक वो 12 रुपीज़ सेव करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग रुपीज़ 4 वीकली, और हर नेक्स्ट वीक पे वो 4 रुपीज़ इंक्रीज करके प्रीवियस में वो सेव कर रहा है। यानी फर्स्ट वीक 12 रुपीज़ सेव हुए, नेक्स्ट वीक प्रीवियस में 4 प्लस करके सेव हुए, उससे नेक्स्ट वीक 12 प्लस 4 16 में 4 ऐड करके नेक्स्ट वीक में जो है वो सेव हुए पैसे उसने इस तरह सेव किए। तो हमें बताना है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव 2100। तो 2100 रुपीज़ सेव करने के लिए कितने वीक रिक्वायर्ड हैं। तो यानी हमें nth टर्म जो है तक जाना है, अभी हमें वो अननोन है। सो सीक्वेंस जो है वो क्या बन जाएगी 12, 16, 20, सो ऑन an। क्योंकि हाउ मैनी वीक nth टर्म जो है वो हमें नहीं मालूम, इसका मतलब हमें वो डिमांड की गई है कि यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट वीक है, A1 इज़ फर्स्ट वीक, A2 इज़ सेकंड वीक, A3 इज़ थर्ड वीक, an यानी हमें वीक टोटल रिक्वायर्ड है कि कितने वीक में वो इतने पैसे जमा करता है। तो स्टूडेंट इस सीक्वेंस से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो नोट कर लें। सो फर्स्ट टर्म इज़ 12, डिफरेंस इज़ 16 माइनस 12 एंड दैट इज़ 4, n इज़ अननोन एंड Sn इज़ 2100, क्योंकि 2100 उसने सेव कर लिए हैं, हमें बताना है कितने वीक के बाद उसने 2100 सेव किए होंगे। तो अगेन वी यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वी नो द फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, नो लास्ट टर्म, तो हम इसलिए फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। वी नो दैट अप्लाई वैल्यूज Sn इज इक्वल टू n/2 टू A1 इज, Sn की वैल्यू है लगा दें 2100, फर्स्ट टर्म इज 12, n इज अननोन, d इज 4, so 2100 is equal to n/2, 24 plus 4n minus 4, 20 plus 4n, 2 common, 2 cancel, again 2 common, so 2n is equal to 5 plus n, divide both side by 2, 5n plus n square, so n square plus 5n माइनस इसको आप डिवाइड करेंगे तो 10, 50 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आपने फैक्टराइज करना है, मिड टर्म ब्रेक वाला आइडिया यूज़ कर लें, इससे आपको n की 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो n की वैल्यूज़ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक जो है स्टूडेंट वो नोट कर लें, n स्क्वायर प्लस 35n माइनस 30n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1050 आता है और इनको प्लस कर लें तो प्लस 5 आ जाता है। n कॉमन, सो n प्लस 35, इन दोनों में से n कॉमन, n प्लस 35, इनमें से माइनस 30 कॉमन, n प्लस 35 इज इक्वल टू 0, n plus 35 into n minus 30 is equal to 0. So n is equal to minus 35 and n is equal to 30. So minus 35 not possible. So required number of weeks
Rn इज इक्वल टू 30, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप नोट कर लें, सिंपल है। पहले वीक 12 रुपीज़ सेव करता है, नेक्स्ट वीक वो प्रीवियस में 4 इंक्रीज़ करके रुपीज़ जमा करता है, उससे नेक्स्ट वीक प्रीवियस में 4 प्लस करके वो पैसों को जमा करता है। इसी तरह एक सीक्वेंस कंटिन्यू होती है, सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक बन गई है, फर्स्ट टर्म मिल गई, डिफरेंस मिल गया, हमें टोटल वीक्स बताने हैं कि कितनी टर्म्स ऐड करके वो 2100 रुपये जमा करता है। तो n हमें रिक्वायर्ड है, सम इज़ गिवन, तो सम का फॉर्मूला यूज़ किया, अप्लाई वैल्यूज़ की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिड टर्म ब्रेक की, उसमें एक नेगेटिव वैल्यू आ गई जो कि नॉट पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 30, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सो 30 इज़ आवर आंसर। सो 30 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि टर्म्स की काउंटिंग जो है वो नेचुरल नंबर से अरिथमेटिक सीक्वेंस वगैरह में ली जाती है। कंप्लीट कर लें इसको भी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट ये कह रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड 4 साइड 5 साइड ETC। The sum of interior angles of polygon having 3 side 4 side 5 side ETC form an arithmetic progression। कहने का मतलब ये है कि पॉलीगॉन का मतलब एनी क्लोज्ड फिगर 3 साइड होगी तो वो 3 साइडेड पॉलीगॉन ट्रायंगल को कहते हैं। तो इसके 3 एंगल होते हैं, और एज यू ऑल नो कि इनका सम जो है वो 180 होता है, और 180 को हम पाई कहते हैं। इसको अगर अल्फ़ा बीटा गैमा कह लें तो एज़ यू ऑल नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। 180 को रेडियन में लिखेंगे तो वो पाई लिखा जाएगा, पाई रेडियन। तो इफ़ द पॉलीगॉन हैज़ 3 साइड्स, देन देयर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो कैसे आपने इसको ज़रा मेमोराइज करना है, 3 साइड है, 1 2 3, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1 पाई, ठीक है। अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन हो जाएगी, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल, तो उसमें आपके पास 4 एंगल बनेंगे, तो उनका सम 2 पाई। सो इफ वी हैव पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, देन देयर इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 पाई, यानी 3 साइड हैं तो वहां 2 यूनिट कम एंगल जो है वो सम होगा। 4 साइडेड पॉलीगॉन है, 2 यूनिट कम 2 पाई एंगल होगा। सिमिलरली 5 साइडेड अगर पॉलीगॉन होगी, 5 साइडेड अगर कोई पॉलीगॉन होगी तो उससे 5 से 2 यूनिट कम कर दें तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 3 पाई होगा। सो ऑन, वो कह रहा है कि 16 साइडेड पॉलीगॉन का सम बताएं। तो 16 में से 2 कम करें, यानी 14th टर्म आपको रिक्वायर्ड है आपको फाइंड करने के लिए सम। तो ये एक हिंट सा मैंने दिया है, अब आप इसको प्रॉपर नोट कर लें कि सीक्वेंस कैसे बनेगी। सीक्वेंस अरिथमेटिक कौन सी बन रही है, क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 3 साइडेड 4 साइडेड 5 साइडेड पॉलीगॉन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि 3 साइडेड पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल का सम बनता है पाई, वो आपकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज 3 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम पाई, कॉमा 4 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम 2 पाई, कॉमा 5 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम इज 3 पाई। तो यहां से हमें पैटर्न क्या मिला कि अगर 3 साइडेड थी तो 1 पाई, 2 यूनिट कम जो है वो पाई का कॉफिशिएंट बन रहा है। 4 साइडेड है तो 2 यूनिट कम जो है वो पाई का कॉफिशिएंट बनेगा। 5 साइडेड है तो 5 से 2 यूनिट कम 3 होगा, 3 जो है वो पाई का कॉफिशिएंट बनेगा। सो ऑन, हमें 16 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम बताना होगा, तो 2 यूनिट कम कर दें, यानी A14 टर्म हमें फाइंड करनी है कि वो क्या होगी।
तो डिमांड हमारी क्या है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन, यानी हमें 16 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है, सिर्फ ये बताना है, इस पूरी सीरीज को सम नहीं करना हमें। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यानी हमें सिर्फ 14 टर्म फाइंड करनी है। तो इस सीक्वेंस से हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म इज पाई, डिफरेंस इज 2 पाई माइनस पाई एंड दैट इज पाई। वी नो दैट, अब क्योंकि हमें टर्म रिक्वायर्ड है, सम नहीं रिक्वायर्ड, तो टर्म A14 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस 13D, A1 इज पाई, 13 इंटू डी इज पाई एंड दैट इज 14 पाई। सो आंसर इज 14 पाई, कि आपका सम जो है वो 14 पाई बन रहा है। 13 पाई प्लस पाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 14 पाई। तो 14 पाई जो है वो एंगल इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन का बन रहा होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है, यही इस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, आपने इसका सोल्यूशन बस यहाँ से स्टार्ट कर देना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बात थी कि 3 साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसके इंटीरियर एंगल का सम पाई होता है, 4 साइडेड हो तो उन तीनों का सम 360, जिसको 2 पाई कहते हैं। तो आइडिया क्या मिल रहा है कि 3 था तो कॉफिशिएंट 2 यूनिट कम, 4 है तो कॉफिशिएंट 2 यूनिट कम, 5 है तो कॉफिशिएंट 2 यूनिट कम। सिमिलरली हमें 16 साइडेड पे जाना है, 16 में से 2 यूनिट कम करेंगे तो 14th टर्म रिक्वायर्ड है हमें। फर्स्ट टर्म पाई होगी, सेकेंड टर्म 2 पाई होगी, थर्ड टर्म 3 पाई होगी एंड सो ऑन। A14 जो होगी, 14th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जो होगी वो हमें 16 साइडेड पॉलीगॉन का सम बता रही होगी। तो हमें सिर्फ 14th टर्म रिक्वायर्ड थी। अरिथमेटिक सीक्वेंस ये बन रही है, डिफरेंस सेम है, तो वो 14 पाई उनके इंटीरियर एंगल का सम बन रहा होगा। MCQs वगैरह के अंदर भी ये बात पूछी जा सकती है कि अगर 3 साइडेड पॉलीगॉन है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो पाई इज आंसर। 4 साइडेड होगा तो 2 यूनिट कम कर दें, 5 साइडेड पॉलीगॉन है तो 3 यूनिट, सिमिलरली 16 साइडेड है तो 2 यूनिट कम कर दें, 14 पाई। डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स के लिए आपने इसको इस पैटर्न पे ही करना है। शाबाश, इसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, 6.5 में से आपने ये 4 क्वेश्चन ही अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। बाकी पार्ट्स ख़ास तौर पे पहले, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अगर हो सके तो यूनिक नोट से प्रिपेयर कर लें, वरना अभी ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। रिवीजन प्लान में आप मज़ीद टाइम मिल जाएगा तो फिर उसमें भी बाकी करवा दिए जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ इस एक्सरसाइज में इन 4 क्वेश्चंस को ही फोकस करें, और अपने इंटरेस्ट के लिए अगर आप आगे 1-2 कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, वरना इतने ही ज़रूरी हैं अभी तक के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करेंगे 6.10 एक्सरसाइज के ऊपर। 6.10 ये मैं दरमियान में से 2-3 एक्सरसाइजेस स्किप किए हैं, मैं आपको 6.10, 11 करवाने के बाद फिर हम उन एक्सरसाइजेस पे आएंगे, क्योंकि अभी जो हमने आर्टिकल कंप्लीट किए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के, ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, हमने ये कंप्लीट किए हैं। तो 6.10 का भी इनडायरेक्ट ताल्लुक इन्हीं फार्मूला से है, इसलिए पहले 6.10 करवाई जाएगी। 6.11 का भी इन्हीं से ही ज़्यादा इंट्रैक्शन है। देन हम 6.6 की तरफ दोबारा आएंगे। तो 6.10 एक्सरसाइज की थोड़ी सी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट पेज 218 पे आ जाएं, ये फॉर्मूलाज एज इट इज रहने दें। पेज 218, टॉपिक नेम इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट उसको हम कैपिटल HP लिखेंगे, H फॉर हार्मोनिक, P फॉर प्रोग्रेशन और अ सीक्वेंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अ हार्मोनिक सीक्वेंस, ये हमारा सेकंड आर्टिकल है चैप्टर नंबर 6 का। फर्स्ट आर्टिकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, जिसकी 4 एक्सरसाइजेस थी, 6.2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है 6.10। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अब क्या होती है, ये सीक्वेंस का क्या पैटर्न है, इसकी क्या पहचान है, कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो वो आपको डेफिनेशन बताएगी। अब डेफिनेशन क्या कहती है,
कि ऐसी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी जिस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। यानी आपको 3-4 सीक्वेंस लिख के दी हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो आपने सिर्फ क्या काम करना है, जो भी सीक्वेंस दी होंगी आपने उनका रेसिप्रोकल ले लेना है। जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो आपने उनको रेसिप्रोकल टर्म्स लिख के चेक करना है कि उनका डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो वो अरिथमेटिक बन जाएगी, और रेसिप्रोकल से जो पहले वाली सीक्वेंस होगी वो आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस are reciprocals and then the sequence becomes a arithmetic progression, then the original sequence is called हार्मोनिक सीक्वेंस। तो डेफिनेशन को एक दफ़ा बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लें, पेज 218 है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बुक सामने रखें बेटे, 218 पेज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैपिटल HP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, 6.12 आर्टिकल है, 218 पेज के बिल्कुल एंड पे। तो डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें बुक के ऊपर ही। बुक में जिस तरह डेफिनेशन लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो डेफिनेशंस हैं, जो पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनमें उन्हीं डेफिनेशंस को मेनली फोकस किया जाता है कि आप उसी तरह लिखें, वर्ड टू वर्ड जैसी आपकी बुक में लिखी है, तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, अगर आप आइडिया दे देंगे तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर चेकिंग, कि जो पेपर चेक कर रहा है कि वो उसकी क्या विल है। अगर वो आपको मार्क्स देना चाहता है तो इट्स ओके, वो दे सकता है। अगर वो कुछ डिडक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं नंबर देना चाहता तो नहीं। इसलिए कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो डेफिनेशंस जिस पैटर्न पे लिखी हैं उसी पैटर्न पे मेमोराइज करें। सो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर आप उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें और वो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए, तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी इट बिकम्स अ हार्मोनिक सीक्वेंस, उसको हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। जैसे उसने एक एग्जांपल दी है कि 1, 1/3, 1/5, 1/7 इज अ हार्मोनिक सीक्वेंस। एग्जांपल क्या दी हुई है स्टूडेंट, डेफिनेशन आपने वहाँ से प्रिपेयर करनी है। 1, 1/3, 1/5, 1/, वो कहता है कि ये आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्यों? बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है। और स्टूडेंट आप इसको चेक कर लें, डिफरेंस इज 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो दिस इज AP। तो ये सीक्वेंस थी, इसका रेसिप्रोकल ये बनता है। रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है तो ओरिजिनल सीक्वेंस हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स। तो यही हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और विद वन एग्जांपल, एक एग्जांपल आप डेफिनेशन के साथ दे दें। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट आए 219, एक नोट लिखा हुआ है 219 पेज, फर्स्ट लाइन, रिमेंबर दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ये MCQ उसके लिए पॉइंट हो सकता है। सो 0 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। यानी आपको एक MCQs आ गया, उसमें सीक्वेंस लिखी हुई है और उस सीक्वेंस के अंदर एक टर्म 0 भी है, तो याद रखें कि ऐसी सीक्वेंस को देखते ही कह देना है कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं हो सकती, क्योंकि 0 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/0 होगा। 1/0 अनडिफाइंड का मतलब हमें नहीं पता चल रहा कि वो कौन सा नंबर है। और ये क्योंकि आर्टिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, तो इसलिए हर टर्म कोई नंबर होना चाहिए, एक वेल नोन नंबर होना चाहिए, वेल डिफाइंड नंबर होना चाहिए। तो 0 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये आपको एज ए MCQs आ सकता है कि कौन सा नंबर है जो कि हार्मोनिक सीक्वेंस का हिस्सा नहीं हो सकता, तो वो 0 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसी तरह हमने ये पढ़ा था कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसकी जो जर्नल सीक्वेंस है वो क्या होती है, A1, फिर A2 होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A1 + D, फिर A3 होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A1 + 2D, सो ऑन, फिर A1 + n-1। ये तो होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल। अब क्योंकि हार्मोनिक की जर्नल सीक्वेंस लिखनी है तो इसका रेसिप्रोकल, सो 1/A1 + D, 1/A1 + 2D, सो ऑन
1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो है वो जर्नल सीक्वेंस हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपको पूछा जा सकता है कि इस तरह अगर सीक्वेंस लिखी है तो ये कौन सी सीक्वेंस है, तो वो हार्मोनिक होगी। इसका रेसिप्रोकल ये सीक्वेंस बनेगी जो कि हम ऑलरेडी 6.2 में पढ़ चुके हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो 219 पेज के ऊपर ही ये जर्नल सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक लिखी हुई है, इसको भी आप वहाँ हाईलाइट कर लें। एज ए एमसीक्यूज ये बात डिमांड की जा सकती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? लेकिन हम इसको यूज़ एक्सरसाइज में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अरिथमेटिक के फॉर्मूले हमें यूज़ करने आते हैं, हम वही यूज़ करेंगे। बाद में आंसर्स को रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे तो वो हार्मोनिक का आंसर बन जाएगा। तो इसलिए हम इन्हीं फार्मूला से ही, ये फार्मूला नंबर 1 से ही मोस्टली काम लेंगे हार्मोनिक के अंदर भी, और बाद में आंसर को रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक में शिफ्ट कर दिया करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो पेज 220 के ऊपर है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, तो इसका भी आप फार्मूला नोट कर लें। ये वही डेफिनेशन है कि अ नंबर कैपिटल H इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ स्मॉल a कॉमा कैपिटल H कॉमा स्मॉल b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि अगर कोई सीक्वेंस है उसकी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आपको ये पता चल जाए कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो मिड टर्म जो होगी वो उनका मीन होगी, हार्मोनिक मीन होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हम इसको, इससे जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनता है वो प्रूव करना चाहते हैं। वो ऐसे पेपर में आ सकता है आपको, प्रूव दैट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। तो स्टूडेंट इसका आपने प्रूफ कैसे करना है? सिंपल डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि वी नो दैट स्मॉल a कॉमा कैपिटल H कॉमा स्मॉल b आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि अगर ये 3 टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हैं, सो देयर रेसिप्रोकल 1/h को आप अरिथमेटिक मीन कर लें, क्योंकि हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल डेफिनेटली अरिथमेटिक मीन होगा। इसको कैपिटल A कर लें और ये 1/, आपके पास भी है, या इसको अभी आप 1/h ही लिखा रहने दें, तो ये आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो 1/a कॉमा h का रेसिप्रोकल 1/h कॉमा 1/b आर इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये हार्मोनिक है तो इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक का मीन हमें फाइंड करना आता है। सो वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब अरिथमेटिक मीन यहाँ मिडिल टर्म है, सो 1/h, a इज 1/a plus b is 1/b over 2. So 1/h is equal to ab LCM b plus a. So 1/h is equal to a plus b over 2ab. ये 1/h की वैल्यू है, h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2ab over a plus b। तो इस तरह स्टूडेंट आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। ये हमारा हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन के बाद ये एक छोटा सा हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले का प्रूफ करना है, इसको आपको आना चाहिए। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस b ये फार्मूला होता है। इसके लिए शर्त एक ही है कि जो सीक्वेंस की 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म मिलके हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रही होंगी तो मिडिल टर्म को हम हार्मोनिक मीन कहेंगे। और अगर आपको हार्मोनिक मीन मालूम करनी होगी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड तो फिर आप इस फॉर्मूला से मालूम करेंगे। हेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, b इज़ द थर्ड टर्म और हार्मोनिक मीन उनका आंसर होगा। तो इसको हमने कैसे प्रूव किया है इस फॉर्मूले को, कि ये तो हमें डेफिनेशन से पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये 3 टर्म्स, तो हमें फिर डेफिनेशन से ये भी पता है कि अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो हमने रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक में शिफ्ट कर दिया। अब अरिथमेटिक का मीन हमें फाइंड करना आता है यूजिंग दिस फार्मूला। सो वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दिस। अरिथमेटिक मीन अब इस सीक्वेंस में मिडिल टर्म को कहते हैं, तो मिडिल टर्म इज 1/h, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 1/h आ गई, इज इक्वल टू a इज 1/a, b इज 1/b और ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो कैपिटल H यानी हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला 2ab ओवर a प्लस b हमारे पास
जो है वो रेडी हो गया है। ये 2 फार्मूलाज आपके पास जो हैं वो हेल्प करेंगे हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, 6.10 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट मैं इसकी आपको लिस्ट ऐड कर देता हूँ जो फार्मूले पर्टिकुलरली अब यूज़ होंगे एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट फार्मूला तो आपका वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म वाला ही यूज़ होगा, हम ये यूज़ किया करेंगे और बाद में जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दिया करेंगे तो वो हार्मोनिक बन जाया करेगा। अरिथमेटिक मीन का पर्टिकुलरली यूज़ होगा तो यही होगा। और नंबर 3 में अब आपके पास हार्मोनिक मीन का भी फार्मूला आ गया है एंड दैट इज़ 2ab/a+b। तो स्टूडेंट ये वो फार्मूलाज 3 है जो हमें 6.10 एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो इनके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.10। तो ये फॉर्मूले आप उतनी देर तीनों को नोट कर लें। 6.10 एक्सरसाइज के ऊपर आपने ये फॉर्मूले नोट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, 6.10 एक्सरसाइज ओपन करें और उसके ऊपर ये फॉर्मूले नोट कर लें। पेज 224, पेज नंबर 224 के ऊपर आप ये तीनों फार्मूलाज लिख लें। ये हम यूज़ करेंगे 6.10 एक्सरसाइज को करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट 6.10 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उतनी देर आप ये फार्मूलाज मेमोराइज कर लें। ये nth टर्म का फार्मूला अरिथमेटिक का ही है, हम हेल्प अरिथमेटिक की लिया करेंगे लेकिन एट द एंड आंसर को रेसिप्रोकल करके वापस हार्मोनिक मीन में शिफ्ट कर लिया करेंगे। और अगर अरिथमेटिक मीन का पर्टिकुलरली फार्मूला यूज़ करना होगा तो यही, और अगर हार्मोनिक मीन का यूज़ करना होगा तो वो ये वाला यूज़ किया करेंगे हम। इन तीनों की मदद से 1-2 फार्मूलाज और आएंगे, वो जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ हम लिख लिया करेंगे। लेकिन अभी आपने ये 3 फार्मूला 6.10 के ऊपर स्टिकी नोट्स पे लिख के ऊपर पंच कर लिया करें ताकि जब आप रिवीजन में आएँ तो आपको पता हो कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूले यूज़ होने हैं। आप उनको रिवाइज़ करें और जस्ट आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।